नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस फनी एजुकेशनल ट्रिक की क्लास में। ये वीडियो दिल्ली का 10-15 मिनट का एक वीडियो आता है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक को लाइन टू लाइन विश्लेषण के साथ हम याद करते हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जिसको लक्ष्य बुक पढ़ने में आलस आता है या फिर लक्ष्य बुक बोझ सा लगता है। तो हम 10-15 मिनट की क्लास के ज़रिए क्रम अनुसार हम टोटल लक्ष्य बुक को कवर करेंगे और इसी क्रम में ये हमारी 38वीं क्लास है, ठीक है ना? इसी क्रम में ये हमारी 38वीं क्लास है और हिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा था। तो और आज हम नया टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विशेष संदर्भ में जो टॉपिक दिया हुआ है, उसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे महात्मा गांधी की, मोहनदास करमचंद गांधी। ये महात्मा गांधी का युवावस्था का चित्र है। लगता तो नहीं है क्योंकि हमने तो सिर्फ उनकी एक ही फोटो देखी हुई होती है, तो ये महात्मा गांधी का फोटो है और ये महात्मा गांधी के बचपन का चित्र और ये वो फोटो है जिससे हम सभी परिचित होते हैं। तो आज हम इनके बारे में ये पढ़ेंगे कि इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था हमारा भारत में, उसमें क्या-क्या योगदान दिए थे। तो लक्ष्य बुक में ये टॉपिक है वो इस प्रकार से दिया हुआ है, जहाँ पे महात्मा गांधी के टॉपिक की यहाँ से शुरुआत नहीं होती है, 2-3 पेज छोड़ के बाद में महात्मा गांधी और उनके आंदोलन आते हैं। तो इनकी समरी है, यानी इनमें जो-जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल के आती हैं, इन 2 चीज़ पेज में जो एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, जो हमारे काम के हैं, उनको मैंने अलग से लिखा हुआ है। पहले वो क्रम से फैक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? जो महात्मा गांधी से पहले की कड़ी को जोड़ते हैं, बाद में हम महात्मा गांधी को शुरू करेंगे। तो ये यहाँ पे गांधी जी की एंट्री से पहले के कुछ फैक्ट हैं, जिनको हम एक बार देख लेते हैं कि कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। 1885 में ए.ओ. हुन द्वारा की जाती है, जिन्हें शिमला का सन्यासी भी कहते हैं, ठीक है ना? यानी 1885 में कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हुन करते हैं। प्रथम अधिवेशन जो होता है, वो होता है 28 दिसंबर 1885, ठीक है ना? यानी दिसंबर 1885 को लास्ट महीने 1885 के लास्ट महीने में 28 दिसंबर को प्रथम अधिवेशन होता है, जिसमें 72 प्रतिभागी होते हैं और ये जो अधिवेशन होता है, वो होता है बम्बई गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में, ठीक है ना? बम्बई में होता है और गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में होता है। अब गांधी जी से पहले एक की पॉइंट तो ये आता है कि कांग्रेस वाला, कि कांग्रेस क्योंकि इम्पोर्टेंट रोल कांग्रेस का होता है सबसे ज़्यादा। तो 1885 में स्थापना होती है ई.ओ. हुम द्वारा, अधिवेशन 28 दिसंबर 1885। बम्बई गोकुलदास तेजपाल अधिवेशन जो कॉलेज में इनके प्रथम अध्यक्ष रहते हैं उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है ना? बनर्जी से हम याद करेंगे बर्न होने वाला यानी जलाने वाला। सबसे पहले जो आग उत्पन्न की थी अध्यक्ष बन के, वो कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। और बाद में प्रथम महिला कौन आती है? एनी बिसेंट, यानी बनर्जी और विसेंट। विसेंट को हम बिसेंट याद कर लेते हैं, बिसेंट और बनर्जी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, ठीक है ना? और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, वो थी सरोजिनी नायडू। और प्रथम महिला अध्यक्ष हम बात करें तो वो थी एनी बेसेंट, जो 1917 में अध्यक्ष बनी। देश की स्थापना हुई, उसमें जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन, यानी डफरिन ने क्या बजाई थी? कांग्रेस की डफली बजाई थी, ठीक है ना? उस समय डफली कौन बजा रहे थे? डफरिन बजा रहे थे। तो फिर 2 दल आते हैं, एक तो नरम दल आता है और दूसरा आता है गरम दल। यानी ठीक है ना, 2 समय चलते हैं, टाइम पीरियड चलता है 2 सन का। तो 1885 से 1905 में आता है नरम दल, ठीक है ना? ये जो नरम दल वाले लोग थे, वो जो ब्रिटिश सरकार है, उससे सहमति रखते थे। उनसे जो अपनी यानी सीधी भाषा में हम देखें तो अंग्रेज़ों से हाथ जोड़ के काम करवाने वाले, ठीक है ना? तो उनमें दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, रास बिहारी बोस, आनंद बिहारी बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, ये लोग आते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले हैं, वही गांधी जी के गुरु माने जाते हैं। तो फिर आता है गरम दल, 1905 से 1919, 1919 में रूलेट एक्ट लगता है, तभी गांधी जी की एंट्री भी होती है 1919 में। तो गरम दल 1905 से 1919 और उसमें उग्रवाद और नवराष्ट्रवाद का उदय होता है और इनमें 3 जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लाल, पाल और बाल, ठीक है ना? लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, जिनको हमने विस्तृत रूप से है वो जो अलग से टॉपिक दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, तो इनको पढ़ लिया था। वो महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाते हैं 1905 से 1919 के बीच में। फिर आगे की घटना होती है 1905 में, बंगाल विभाजन करता है गर्जन और वो बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है 1911 में। और
फिर जो बंगाल विभाजन की घोषणा होती है वो 19 जुलाई 1905 को होती है और लागू होता है 16 अक्टूबर 1905 को, और कारण है भारतीय राष्ट्रीयता का उभार। ये फैक्ट हमें इसलिए पढ़ने ज़रूरी हैं क्योंकि ऐसे फैक्ट एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, ठीक है ना? यानी ये महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, टॉपिक में न होते हुए भी इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1905 में बंगाल विभाजन होता है, क्योंकि गांधी जी की एंट्री से पहले बहुत सी घटनाएँ हैं वो भारत में शुरू हुई होती हैं। बाद में 1905 में बंगाल विभाजन और 1907 में हो जाता है कांग्रेस का विभाजन। जब सूरत अधिवेशन होता है, तो गरम दल और नरम दल में जो है वो सदस्य बँट जाते हैं, और यही जो बँटवारा होता है, आगे जाकर ये लोग एक हो जाते हैं 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ये घटना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट रखती है कि 1907 में जो है वो बँटवारा होता है, विभाजन होता है कांग्रेस का, और 1916 में ये लोग आपस में मिल जाते हैं वापिस। फिर 7 की ये घटना तो 1916 में सिमट जाती है। 1909 में एक एक्ट आता है मार्ली-मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है ना? और 1916 में जो लखनऊ 1909 के बाद में 1916 में लखनऊ अधिवेशन हो जाता है, दोनों आपस में मिल जाते हैं। फिर हम बात करें कि 1916 में ही होम रूल आंदोलन है, होम रूल लीग है, वो स्थापित करते हैं तिलक जी, और एनी बेसेंट भी होम रूल लीग की स्थापना करती है। अब आता है आगे जाके मोस्ट इम्पोर्टेंट 1919 का रोलेक्ट सत्याग्रह यानी रोलेक्ट एक्ट, जिसमें गांधी जी है वो गांधी जी का कनेक्शन पाया जाता है आगे जाके। अब 1919 के रोलेक्ट एक्ट में ये तय किया गया अंग्रेजों के द्वारा कि सरकार है वो बिना मुकदमा चलाए या फिर बिना दोष साबित किए किसी भी सदस्य को जेल में बंद कर सकती है। ये था रोलेक्ट एक्ट 1919 का। भारतीयों ने इससे काला कानून की संज्ञा दी थी, और इसी रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए भारतीयों ने 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह यानी आंदोलन करने की सोची कि हम आंदोलन करेंगे यानी हड़ताल करेंगे पूरे देश में 6 अप्रैल 1919 को, कि हमें बिना कुछ पूछे ही जेल में क्यों ठूस रहे हैं। और जो यही आंदोलन है यानी 6 अप्रैल 1919 वाला यही आंदोलन है, इसी के लिए सबसे पहले हड़ताल शब्द का भारत में यूज़ किया गया था। और जो यहाँ पे आंदोलन का आह्वान किया था, वो गांधी जी ने किया था कि हम रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे। लेकिन इसी विरोध में जब 6 अप्रैल को अमृतसर अमृतसर हम पंजाब की बात करें, तो वहाँ के प्रमुख नेता थे, एक का नाम था सत्यपाल और दूसरे का नाम था सैफुद्दीन किचलू। सत्यपाल और सैफुद्दीन को अंग्रेज हैं वो पकड़ लेते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि ये 1919 के एक्ट के विरोध में जो गांधी जी ने हड़ताल का प्रस्ताव रखा था, ऐलान किया था 6 अप्रैल को, तब ये हड़ताल कर रहे थे अमृतसर में, और अंग्रेज इनको क्या कर लेते हैं? गिरफ्तार कर लेते हैं, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को। और फिर इन्हीं को छुटाने के लिए 13 अप्रैल 1919 को यानी 6 अप्रैल को तो इनको गिरफ्तार किया गया था अमृतसर से। अब बात आती है 13 अप्रैल, ये डेट तो सबको याद होती है कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो इन्हीं 2 लोगों को छुड़ाने के लिए यानी अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने के लिए आक्रोशित जनता ने 13 जो है वो क्या किया था, हड़ताल शुरू की थी, ठीक है ना? सम्मेलन कर रहे थे ये लोग 13 अप्रैल को, और तभी जनरल डायर ने यहाँ पे गोलियाँ बरसाई थी, और उसी विभत्स घटना को जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे गांधी जी की 1919 के जो एक्ट है, वहाँ पे एंट्री होती है, यानी 13 अप्रैल को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, तो गांधी जी इस आंदोलन से पीछे हट जाते हैं। अब ये सभी बातें तो हमने कर ली गांधी जी के आने से पहले। अब हम गांधी जी के बारे में बात करते हैं, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है ना? पहले तो गांधी जी का जन्म वगैरह, जन्म स्थान वगैरह, उपाधियाँ, वो चीज़ें याद करते हैं। तो गांधी जी को आंदोलन में घुसाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि गांधी जी का जन्म होता है गुजरात के पोरबंदर में। ये यहाँ पे गुजरात की सीमा है इस प्रकार से, तो सीमा पे ही पोरबंदर है, ठीक है ना? तो गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को। ये डेट हमको सबको पता है, 1869 को गांधी जी का जन्म होता है। इनके पिता थे करमचंद, माता थी पुतलीबाई। गांधी जी खुद इतने पतले थे और इनकी माता क्या थी? पुतलीबाई, ठीक है ना? और पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है समलदास कॉलेज भावनगर, ठीक है ना?
ये भावनगर का समलदास कॉलेज है, जहाँ पे गांधी जी ने स्टडी की थी, प्रारंभिक शिक्षा की थी, है ना? ये गांधी जी का कॉलेज है, स्कूल है। और गांधी जी बैरिस्टर बन के आए थे लंदन से, ठीक है ना? इनके राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हीं के कहने पे गांधी जी ने पूरे भारत की यात्रा की थी, लंदन से आने के अफ्रीका से आने से बाद में, ठीक है ना? तो गोपाल कृष्ण गोखले, और इन्होंने पुस्तक लिखी थी गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। अब गांधी जी की इन कहानियों में कोई इन्हीं को किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है। तो हम देखें कि राष्ट्रपिता इनको कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना? सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। और बापू कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, और महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो हम इनको याद करें कि महात्मा, महात्मा किसको कहते हैं? जो नाथ वगैरह होते हैं उनको कहते हैं। तो रविंद्रनाथ में क्या आता है? रविंद्रनाथ टैगोर में क्या आता है? नाथ आता है। तो नाथ ने क्या कहा इनको? महात्मा कहा। मलंग बाबा इनको कहा कबायलियों ने, ठीक है ना? उन्होंने जो जाति थी कबायलियों की, उन्होंने कहा इनको मलंग बाबा कि क्या बात है, ये तो हमारी जाति जैसा ही मलंग है, ठीक है ना? मलंग बाबा। वन मैन बाउंड्री फोर्स का था माउंट बेटन द्वारा। यानी हम देखते हैं कि कोई अंग्रेज उपाधि देगा तो वो कैसे देगा? हिंदी में थोड़ी देगा। इसने भी अंग्रेजी में दी, वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने दी? माउंट बेटन ने। बेटन से हम बाउंड्री याद कर लेंगे। माउंट बेटन ने दी कौन सी? बाउंड्री फोर्स उपाधि। अर्धनग्न फकीर कहता है चर्चिल। यानी जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, तो वहां पे ये अंग्रेज वगैरह जो गांधी जी का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सी चर्चाएं सुनी होती है उन्होंने पहले, तो ये सभी देख रहे हैं कि अरे यार गांधी जी आएगा, गांधी जी आएगा, ठीक है ना? तो गांधी जी वहां से एंट्री लेते हैं, एक दुबला पतला, है ना, हार्ड मास का पुतला उतरता है एक धोती में। तो ये देख के कहता है अरे ये गांधी, ये तो अर्धनग्न फकीर है, यानी इसने तो पूरे कपड़े ही नहीं डाले हैं। तो ये बात कहता है चर्चिल। और एक उपाधि और निकलती है देशद्रोही फकीर, ठीक है ना? आगे आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी प्रसाद क्या दिया जाता है? अज्ञात लोगों को भी दिया जाता है, ऐसी थोड़ी है जान पहचान वालों को ही प्रसाद दिया जाता है। तो अज्ञात लोगों को भी प्रसाद दिया जाता है। तो राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा? आधुनिक युग का अज्ञात शत्रु राजनीतिक बच्चा कहा एनी बिसेंट ने। बताओ, राजनीतिक बच्चा किसने कहा? एनी बिसेंट ने। ये तो थी उपाधियां। अब इनके चार पुत्र थे, जिनके नाम थे रामदेव, जिनके नाम थे रामलाल, मणिलाल, देवीलाल और हरिलाल, ठीक है ना? इनको हम ट्रिक से याद करेंगे कि हरि रामदेव हरि गांधी जी के चार पुत्र थे। हमें ऐसे तो याद है कि गांधी जी के चार पुत्र थे, तभी तो जमनालाल बजाज को पांचवें पुत्र की संज्ञा दी जाती है कि गांधी जी का पांचवा पुत्र कौन है? जमनालाल बजाज, ठीक है ना? जबकि इनके रियल पुत्र थे चार, जिनकी हम ट्रिक देखें। रामदेव हरि, अब रामदेव हरि से हम याद करें, रा से रामलाल, मैं से मणिलाल, देव से देवीलाल और हरि से हरिलाल, ठीक है ना? यानी बस भगवान का नाम याद करना है। रामदेव क्या है? हरि है, रामदेव हरि, ठीक है ना? तो रामलाल, मणिलाल, देवीलाल और हरिलाल, यानी सबके लाल ही लाल, ठीक है ना? गांधी जी के क्या है? लाल ही लाल हैं लास्ट में नाम इनके। तो रामलाल, मणिलाल, देवीलाल और हरिलाल, ये चार लाल तो क्या है? गांधी जी के लाल हैं, ठीक है ना? और जमुना लाल है, अच्छा इनके भी, जमुना लाल के भी लाल है। तो जमुनालाल बजाज क्या है? इनके पांचवें पुत्र, संज्ञा दी गई है। अब ये तो हमने गांधी जी के इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए। अब हम लक्ष्य बुक में जो टॉपिक दिया हुआ है स्वतंत्रता आंदोलन एवं गांधी जी, ठीक है ना? ये हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है। तो अब हम इसको विस्तृत रूप से शुरू करते हैं कि प्रथम महायुद्ध के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं राजनीति में अनेक गुणात्मक परिवर्तन आए। आपको पता है कि प्रथम महायुद्ध हुआ था वो 1914 से लेके 1918 तक हुआ था, और इसमें गांधी जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। यानी गांधी जी अंग्रेजों के साथ में हमारी जो भारतीय सेना थी उनको युद्ध पे भेजते हैं। यानी अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे, फिर भी गांधी जी हमारे सैनिकों को इनके साथ में मरने के लिए भेज रहे थे, ठीक है ना? तभी तो इनको सार्जेंट की उपाधि भी दी जाती है। और फिर हम बात करते हैं, क्योंकि गांधी जी ये सोचते थे कि अगर मैंने अंग्रेजों का सहयोग दिया तो ये भी हमारे देश में है वो हमारे साथ में क्रूरता नहीं करेंगे और हमें हमारा उपनिवेशिक राज्य है वो बना देंगे भारत को, ठीक है ना? तो प्रथम महायुद्ध के बाद यानी 1914 से 1918 के बाद में 1918 के बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं राजनीति में अनेक गुणात्मक परिवर्तन आए।
गांधी जी ये गुणात्मक परिवर्तन करने वाले राष्ट्रीय नेताओं में अग्रणी थे। 1919 के बाद यानी रोलेक्ट एक्ट या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड वो सिस्टम हुआ था। उसके बाद में गांधी जी स्वतंत्रता प्राप्ति तक यानी 1947 तक महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन एवं राजनीति में सर्व प्रमुख नेता बने रहे थे। यानी 1919 में ही इनकी एंट्री होती है। उसके बाद में 1947 तक ये पूरे भारत के हीरो बने थे। महात्मा गांधी प्रारंभिक नाम था इनका मोहनदास करमचंद गांधी। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में पिता करमचंद उत्तमचंद गांधी के घर हुआ था इनका जन्म। सन 1888 ईस्वी में 19 वर्ष की आयु में बैरिस्ट्री करने कानून की शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड गए। तो हमने देखा था कि प्रारंभिक शिक्षा तो इनकी भावनगर में हुई थी, ठीक है ना। तो 1888 में मात्र 19 वर्ष की आयु में ये इंग्लैंड चले जाते हैं कानून की शिक्षा यानी बैरिस्ट्री करने के लिए। और 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत लौट आते हैं, ठीक है ना। तो ये 1888 में इंग्लैंड गए थे और 1891 में बैरिस्टर बन के वापिस आ भी गए थे। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का विकास एक बैरिस्टर वकील के रूप में प्रारंभ हुआ। उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उनके सन 1893 से 1914 तक के दक्षिणी अफ्रीका के प्रवास का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यानी जब गांधी जी हैं वो 1891 तक बैरिस्ट्री कर रहे थे, इंग्लैंड जाके आए थे, तब तक इनको कोई नहीं जानता था। इनकी पहचान तब होती है जब 1893 में ये कहाँ जाते हैं, दक्षिणी अफ्रीका जाते हैं और दक्षिणी अफ्रीका में जाके अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन वगैरह करते हैं, अपनी है वो छवि सुधारते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन करके अंग्रेजों को अपनी बातें मनवा भी लेते हैं। तो वहाँ पे जो है वो गांधी जी एक हीरो के रूप में प्रकट होते हैं और 1914 तक ये अफ्रीका में फेमस हो जाते हैं एकदम। तो 1893 से 1914 में जो अफ्रीका में इनका जो निवास रहता है, वो इम्पोर्टेंट पीरियड रहता है गांधी जी की पहचान करवाने में। तो घटना क्या होती है 1893 में अफ्रीका जाने की, कि 1893 में एक भारतीय केस के सिलसिले में पैरवी करने हेतु बैरिस्टर के रूप में पहली बार दक्षिणी अफ्रीका गए थे। यानी गांधी जी जब भारत में रह रहे थे, तब 1893 में एक भारतीय केस मिलता है, जिसके सिलसिले में वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि 1893 में एक और महापुरुष है, वो भारत से बाहर जाता है। तो हमने कल ही पढ़ा था ये चैप्टर कि 1893 में स्वामी विवेकानंद हैं, वो शिकागो सम्मेलन में जाते हैं, ठीक है ना? और 1893 में ही महात्मा गांधी अफ्रीका जाते हैं, दक्षिणी अफ्रीका जाते हैं। तो ये हमारा भारत, यहाँ से गांधी जी निकलते हैं, ठीक है ना? और कहाँ आते हैं? दक्षिणी अफ्रीका। ये दक्षिण अफ्रीका है, तो यहाँ पे गांधी जी पहुँचते हैं 1893 में और यहाँ पे कब तक रहते हैं? 1914 में और 1915 में वापस रिटर्न कहाँ पे आते हैं? भारत में आते हैं। वहाँ की श्वेत सरकार के नस्ल भेदभाव रवैये और नस्ल के आधार पर अश्वेतों पर उन अनेक प्रतिबंध अत्याचारों ने गांधी जी के मन को उद्वेलित कर दिया था। यानी गांधी जी गए तो किसी और काम से थे, लेकिन इन्होंने जब श्वेत सरकार का मतलब अंग्रेजी सरकार और अश्वेतों का मतलब भारतीय, ठीक है ना? तो उनके बीच में जब भेदभाव देखा इन्होंने, क्योंकि अंग्रेज है वो बहुत ज्यादा भेदभाव कर रहे थे। गांधी जी को भी है वो जो डिब्बा होता है रेल का, वहाँ से उतार दिया जाता है, तो वहाँ भी इनको भेदभाव जो रंग-भेद की नीति देखने को मिलती है। और नस्ल के आधार पे जो अनेक प्रतिबंध लगाए जाते थे, अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार किए जाते थे, तो गांधी जी को अंग्रेजों की भावना है वो समझ में आ गई थी। तो गांधी जी ने वहाँ सत्याग्रह यानी सत्य और अहिंसा पर आधारित विरोध प्रदर्शन की नीति का प्रयोग कर वहाँ के अश्वेतों, विभिन्न समुदाय के लोगों, भारतीयों को संगठित कर सरकारी नीतियों का व्यापक विरोध किया। अब गांधी जी अफ्रीका में ही शुरू हो गए थे अपने सत्याग्रह को लेके कि हम क्या करेंगे, अंग्रेजों के विरुद्ध सत्याग्रह करेंगे। सबसे पहले अफ्रीका में ही इन्होंने सत्याग्रह करना शुरू किया था। तो और सबसे बड़ी बात ये होती है कि दक्षिणी अफ्रीका में इन्हें सफलता भी मिलनी शुरू हो जाती है। इन्हें कुछ सफलताएँ मिली। इनके साथ इन प्रयोग में सभी धर्मों और संप्रदायों के लोग शामिल हुए। दक्षिणी अफ्रीका में इसी राजनीतिक प्रयोग के कारण गांधी जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त हुई। यानी ये तो हमें पता है कि कोई कुछ करेगा ही नहीं तो उसकी पहचान कैसे बनेगी, ठीक है ना? तो गांधी जी अगर कुछ भी नहीं करते तो उनको कौन जानता? तो गांधी जी की पहचान के पीछे कारण यही है कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ सत्याग्रह किए, वहाँ के लोगों को संगठित किया और अंग्रेज वहाँ पे झुक भी गए थे, ठीक है ना? और गांधी जी की बातें वहाँ पे मानी भी गई और इसलिए गांधी जी हैं वो क्या हो गए, सुपरस्टार बन गए थे दक्षिणी अफ्रीका में और ये चर्चा है वो हमारे भारत में भी हुई। यानी गांधी जी इन्हीं घटनाओं से लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है ना? यानी सभी जगह देश-विदेश में सभी जगह जाने-माने लग गए।
अब गांधी जी 1914 से 1893 से 1914 तक रहते हैं कहाँ पे? दक्षिणी अफ्रीका में। अब बात आती है भारत आने की, क्योंकि हीरो तो बन गए, अब हमारे देश में भी कुछ करें। तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिणी अफ्रीका से एक महान विजेता के रूप में, क्योंकि महान विजेता तो हो गए थे, क्योंकि जो है वो अंग्रेजों को वहाँ पे झुका दिया था, अपनी बातें मनवा ली थी, तो सुपरस्टार बन गए, ठीक है ना? तो विजेता बन के आ रहे थे भारत में, वापस आए थे। गांधी जी आते हैं 9 जनवरी 1915 को, तो वो गांधी बनकर गए थे और महात्मा बनकर लौटे। यानी गया तो था क्या? एक साधारण सा बैरिस्टर, और आया क्या? विश्वव्यापी हीरो बन के, ठीक है ना? यानी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ये यहाँ पे कस्तूरबा गांधी हैं। भारत लौटने के बाद आज़ादी की लड़ाई में नेतृत्व संभाला था गांधी जी ने। तो गांधी जी 9 जनवरी को भारत आए थे, उसी एवज में भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है ना? ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी प्रवास से आए थे उस टाइम। यानी गांधी जी की अफ्रीका में कितनी प्रसिद्धि हुई थी, ये जानकारी हमें फोटो देती है कि गांधी जी यहाँ पे अपोलो बंदरगाह है, मुंबई में उतरते हैं अपोलो बंदरगाह में, ठीक है ना? तो यहाँ से उतर रहे हैं, तो देखो आप कितनी भीड़ इकट्ठी हुई थी, ठीक है ना? यहाँ पे इस प्रकार से गांधी जी को देखने के लिए कि देखें तो सही, कौन-सा नमूना है, क्या करके आया है, अंग्रेज़ों को झुका दिया। यानी क्योंकि उस टाइम में अंग्रेज़ों का बहुत खौफ था कि अंग्रेज़ों को झुकाने वाला कौन आदमी है, ठीक है ना? तो ये इतनी भीड़ इकट्ठी हुई थी गांधी जी के स्वागत में 9 जनवरी को, अपोलो बंदरगाह है मुंबई में 9 जनवरी को। अब गांधी जी की एंट्री तो हमने करवा दी भारत में। अब आने के बाद में क्या करते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत आने के बाद अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह से भारत की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने हेतु कुछ समय शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत करने का निश्चय किया। गांधी जी ने स्वदेश लौटने के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण देश का भ्रमण किया। यानी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इनको राय दी थी कि गांधी तो एक काम कर, ऐसे भारत का पता नहीं चलेगा, आप पूरे देश का भ्रमण कीजिए, ठीक है ना? असलियत तब समझ में आएगी कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि तब तक तो गांधी जी है वो 1918 तक तो वो अंग्रेजों के पक्ष में रहते हैं, अंग्रेजों से सुलह की नीति अपनाते हैं, ठीक है ना? और भारतीयों को अंग्रेजी सेना में शामिल भी करते हैं। उनका आम भारतीयों की तरह रहना सहना, बोलना चालना, आचार विचार, सर्वधर्म समभाव और नैतिकता के प्रति गहरी आस्था जैसी उनकी खूबियों ने उनकी जनता के बीच गहरी पैठ बना दी थी। क्योंकि जो है वो जनता के बीच में तो ये छवि थी कि अरे यार अफ्रीका जाके आया है, पता नहीं कैसा आदमी है, कैसे बोलता होगा, है ना? तो उन्होंने जब गांधी जी ने जो आम लोगों से चर्चाएँ की, ठीक है ना? बोलना-चालना शुरू किया, तो लोगों का उनके प्रति जो है वो लगाव हो गया। उन्होंने अहमदाबाद, गुजरात के निकट साबरमती के पास मई 1915 में अपना आश्रम साबरमती आश्रम स्थापित किया। यानी गांधी जी कई आश्रम स्थापित करते हैं, उनको हम ट्रिक के माध्यम से बाद में एक साथ में याद करेंगे। तो उसमें मई 1915 को हम कैसे याद करेंगे कि 5/1915 5/1915 यानी 5/15 5/15 को क्या करते हैं साबरमती आश्रम स्थापित करते हैं। गांधी जी ने भारत में अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ से सन 1918 तक अंग्रेजों के सहयोग के रूप में, क्योंकि हमने देख लिया था कि 1918 को ही विश्व युद्ध समाप्त होता है, उसमें गांधी जी अपनी जी जान लगा देते हैं अंग्रेजों के सहयोग करने की। लेकिन बाद में पता चलता है कि खुदा पहाड़ निकली चुहिया, अंग्रेजों का तो वही रवैया है, कुछ चेंज ही नहीं हुआ। तो गांधी जी का है वो दिमाग सटक जाता है, ठीक है ना? तो उस समय तक उन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूरा विश्वास था, इतना विश्वास था कि हाँ कुछ ना कुछ तो करेंगे हमारे लिए, बुरा तो नहीं करेंगे। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, अतः गांधी जी ने गवर्नर जनरल वायसराय को अपनी सेवाएं देने हेतु प्रस्ताव भेजा। उसी वर्ष उन्होंने भारतीयों के एक स्वैच्छिक एम्बुलेंस दल गठित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। युद्ध की परिस्थिति में गांधी जी ने देशवासियों से सरकार को सहयोग करने का आह्वान किया। प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के कारण ब्रिटिश सरकार ने केसरी हिंद की उपाधि प्रदान की थी। यानी अंग्रेजों ने खुश होके कि ये आदमी तो अपना ही है ना? ये तो अपने काम का है, तो हमारा सहयोग कर रहा है युद्ध में, तो इसलिए इसी एवज में एक केसरी हिंद की उपाधि देते हैं गांधी जी को। परंतु दूसरी ओर गांधी जी अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे स्थानीय अन्यायों के विरुद्ध निरपेक्ष नहीं रहे, बल्कि उनका व्यापक विरोध करते रहे। भारत आगमन के बाद के दूसरे वर्ष के बाद वे सक्रिय रूप से इन अन्यायों के विरुद्ध उठ खड़े हुए। गांधी जी ने इस दौरान भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण और प्रभावी परिवर्तन के नीचे से स्तर से स्थानीय मुद्दों को उठाकर राजनीति को सफल बनाकर उसे अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने का निश्चय किया। अब गांधी जी को समझ में आ गया था कि अंग्रेज ऐसे ही तो नहीं काम आएंगे, ठीक है ना? तो बाद में ये आंदोलन करने शुरू करते हैं, ठीक है ना?
तो वो बात हम आगे करेंगे कि गांधी जी ने प्रारंभिक वर्ष में कौन से आंदोलन किए थे, ठीक है ना? और जो हमारे देश की जनता के लिए क्या-क्या किया था। तो जय हिंद।